इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक ग्रुप 13 ग्रुप 14 को कवर कर रहे हैं जुलाई 2022। तो ये एक्चुअल में पी ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रुप 13 ग्रुप 14 11th का पार्ट है एंड रेस्ट 12th का पार्ट है, तो इसीलिए ये दो पार्ट में पिक किया गया है। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले कैटलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सब तो खैर बहुत आसान है एक्चुअल में। इन सब जब भी मैट्रिक्स मैच आए तो कोशिश करो दो चीज़ को कैच कर लो, एक दो बहुत आसान रहेंगे। जैसे यहाँ अमोनिया वाला है, इसमें हमें पता है आयरन कैटलिस्ट होता है, आयरन या आयरन का ऑक्साइड, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक्चुअल में बहुत सेलेक्टिव होता है। ठीक है, इस केस में और इस केस में दोनों के लिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम पूरे कैटलिस्ट को ही रिकैप कर लेते हैं। ये देखो, ये रहा, ये सरफेस केमिस्ट्री में दिया हुआ है कैटलिस्ट का डिटेल, तो मैंने सबको एक जगह कर दिया है। तो एकदम टिप पे होना चाहिए कहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो KClO3 इसके डिसोसिएशन में MnO2 कैटलिस्ट, N2 और H2 आयरन कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम इसमें प्रमोटर होता है। तो आयरन या आयरन का ऑक्साइड दोनों लेते हैं, जो कि यहाँ पे है, तो आयरन इसकी पहचान है। SO2 को SO3 में कन्वर्जन में प्लैटिनम कैटलिस्ट। नेक्स्ट है अमोनिया, ये ओस्टवाल प्रोसेस है, HNO3 का प्रिपरेशन होता है। अमोनिया को O2 से NO बनाते हैं, फिर NO का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। तो ये पहले ये ऑक्सीडाइज होकर NO2 बनाता है और NO2 फिर से डिस्प्रपोर्शनेट होता है HNO3 और NO में, इसको हम रिसाइकल कर देते हैं। तो ये HNO3 का प्रिपरेशन, इसको ओस्टवाल प्रोसेस कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट बहुत बार पूछा जा चुका है। वेजिटेबल ऑयल की जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो निकल कैटलिस्ट लिया जाता है, जिसको वेजिटेबल डालडा के नाम से जाना जाता है, वेजिटेबल घी। ये देखो, ये पूछा गया, इसमें से दो रिएक्शन पूछ दिए गए हैं, तो ये एकदम टिप पे होना चाहिए। इसको कहते हैं सेलेक्टिव, ये एग्जांपल होता है सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। सेम रिएक्टेंट, लेकिन जैसे जैसे कैटलिस्ट हम बदल रहे हैं तो प्रोडक्ट बदल जा रहा है। तो CO और H2 में अगर निकल कैटलिस्ट तो मीथेन बनाएगा, CO और H2 में Cu ZnO और Cr2O3 यानी जिंक का ऑक्साइड एंड क्रोमियम का ऑक्साइड और कॉपर से आप ट्रीट करोगे तो ये मीथेनॉल बनाएगा। ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है मीथेनॉल बनाने का। मीथेनॉल बहुत जगह पे एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट आते, तो ये हो गया हमारा तीनों में। और ये जब कॉपर आप यूज़ करोगे कैटलिस्ट तो HCHO बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये देखो, यहीं पे दो रिएक्शंस को पूछ दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा NCERT से दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट कैटलिस्ट आता है जियोलाइट। जियोलाइट में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, Na2Al2 Si2O8। ठीक है, बेसिकली जो सिलिकेट्स होते हैं ना, उसमें SiO4 में कुछ जगह पे हम सिलिकॉन को एल्युमिनियम से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सिलिकेट्स। SiO2 के स्ट्रक्चर में सिलिकॉन को हटा के एल्युमिनियम प्लेस करने से सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बनता है। इसमें सबसे पहला है कि इसका स्ट्रक्चर हनीकॉम स्ट्रक्चर्स होता है। ओके, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, पर्पस होता है एल्कोहल से गैसोलीन या पेट्रोल बनाना। इसको इंडस्ट्री में हम ZSM5 के नाम से जानते हैं। तो क्रैकिंग और आइसोमराइजेशन रिएक्शन का ये पार्ट है, तो ये एकदम टिप पे होना चाहिए कि हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोकार्बन में क्रैकिंग और आइसोमराइजेशन के लिए यूज़ होता है। सबसे मेन यूज़ है कि अल्कोहल वगैरह को गैसोलीन या गैसोलीन का दूसरा नाम होता है पेट्रोल, उसमें कन्वर्जन में यूज़ करते हैं और ZSM5 के नाम से इंडस्ट्री में जाना जाता है। अब ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है H2SO4 का प्रिपरेशन। इसमें S+O2 SO2 बनाते हैं, SO2 को SO3 में कन्वर्ट करेंगे, यही जो प्लैटिनम कैटलिस्ट या V2 ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अब फिर जो यहाँ पे SO3 होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, तो ये जो SO3 है उसके H2SO4 में डिज़ोल्व करते हैं तो H2S2O7 बनता है, ओलियम। तो इतना कैटलिस्ट का पूरा डिटेल था। ठीक है, आप इसको टाइमली रिवाइज करते रहो, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब देखते हैं इस केस में। तो भाई ये तो डायरेक्ट हमारा मैच हो गया सारा ही। यहाँ पे ये तो तीनों ही COH2 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 वाला ही केस दे दिया इसने। मीथेन के केस में निकल, मीथेनॉल के केस में ये तो मैंने मार्क कर ही दिया है, और ये कॉपर। ओके, तो हेडिंग फॉर द नेक्स्ट डायरेक्ट वहीं से उठा के ये क्वेश्चन दे दिया है। अगले पार्ट में आते हैं, द ज्योमेट्री अराउंड बोरॉन इन अ प्रोडक्ट B फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है BF3 को NaH से हमने ट्रीट किया, तो ये तो NaBH, ये B2S6 बन जाएगा। ये B2S6 बनाने का एक मेथड होता है, NCERT में LiH लेके दिया है, तो LiH ले लो या NaH ले लो, फ्लोरीन इसके साथ और ये इसके साथ, यानी ये B2S6 बनेगा, BH3 का डाइमर। उसके बाद B2S6 को हम 3 डिग्री एमीन से ट्रीट कर रहे हैं, तो 3 डिग्री एमीन में ये सिमेट्रिकल क्लीवेज में जाएगा।
ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सिमेट्रिकल क्लीवेज। बाकियों में अगर 1 डिग्री हो, 3 डिग्री और कोबाल्ट के केस में सिमेट्रिकल, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में सिमेट्रिकल क्लीवेज, और बाकियों में नॉन सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। ठीक है, तो जो सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो यहाँ से टूटने के बाद ये BH3 बनेगा, इसका एक बॉन्ड खाली होगा, ये भी BH3 इसका एक बॉन्ड खाली होगा, उसके साथ NMe3 बन जाएगा, यानी BHHH और NMe3 ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, इसीलिए टेट्राहेड्रल होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास B2H6 आ गया, तो एक बार B2H6 की पूरी केमिस्ट्री हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो आते हैं B2H6 की केमिस्ट्री पे, ये मैंने यहाँ पे एक जगह कर दिया। बोरोन हाइड्राइड, तो देखो बोरोन जो हाइड्राइड होते हैं उसकी दो फैमिली होती है, एक होता है BnHN+4 और दूसरा होता है BnHN+6। इसको नाइडोबोरेन, इसको एराकेनोबोरेन, तो B2H6 नाइडोबोरेन फैमिली का पार्ट है। इसके प्रिपरेशन में ये देखो, ये LiH वाला एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो बस इसी से रिलेटेड है NaHP। आप क्लोराइड या फ्लोराइड, बोरोन के क्लोराइड या फ्लोराइड का रिडक्शन करा दो, यानी एक हाइड्रोजन ऐड करने का सोर्स ले रहे हैं, तो डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन कर दो तब भी बनेगा B2H6। LiAlH4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, H- देता है, तब भी बनेगा B2H6। और LiH या NaH कुछ भी ले लो तब भी बनेगा B2H6, भर भर के हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा। ओके, तो ये पूरी स्टोरी हो गई। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड है NaBH4 और I2, इन दोनों के रिएक्शन से भी वही इसका डाइमर कर दोगे तो ये फॉर्म हो जाएगा। इस केस को हम याद कैसे रखते हैं, तो इसको ऐसे मैं ऑलवेज स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये BH3 इसको मान लो और NaH मान लो, यही दो कंपाउंड है। तो BH3 तो एज इट इज़ यहाँ अपीयर हो गया और NaH और I2 रिएक्ट कर गए, इसमें H- ऑक्सीडाइज हुआ और I2 रिड्यूस होकर Na बना दिया। तो इस ढंग से ये याद रहेगा। तो NaBH4 और I2 से BH3 Na और H2 बनेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर वही बनाना बॉन्ड होता है, ये ब्रिज्ड BHH, ये हाइड्रोजन ब्रिजिंग हो गई, दोनों बोरोन से शेयर्ड हो गया, ये हाइड्रोजन भी ब्रिजिंग हो गया, दोनों बोरोन से शेयर्ड हो गया। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, इसको हम कहते हैं बनाना बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। एक्चुअल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हाइड्रोजन के, इसको ये भी शेयर कर रहा होता है, ये भी शेयर कर रहा होता है, ये भी। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये ऐसा मिलेगा, ये बोरोन का ऑर्बिटल, ये दूसरे बोरोन का ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है। ये ऐसा होता है B2H6। और इनका प्लेन भी अगर आप एग्जैक्ट देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, ये B HH, ये तो प्लेन में आ गए सारे के सारे एक प्लेन में, और जो ब्रिज्ड वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है ऊपर नीचे की तरफ, तो ये भी बहुत जगह हेल्प करता है हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर में। अब आते हैं B2H6 के रिएक्शंस पे। तो देखो, इसको जला दो, किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो क्या बनता है उसका ऑक्साइड, तो दोनों के ऑक्साइड बन गया, बोरोन का ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन का ऑक्साइड बन गया। और मैंने ये लिखा कि इसको इमेजिन आपको करना है B3+ एंड H- के फॉर्म में। इस फॉर्म में आप इसको इमेजिन करो तो बहुत सारे रिएक्शन कैच में आ जाएंगे। जैसे H2O के साथ रिएक्शन, तो H2O में क्या है भाई, H+ है, OH- है, तो माइनस इसके प्लस के साथ जाके अटैच होगा, तो B के साथ 3 OH लग जाएंगे। ओके, तो BOH3, जिसका कि ड्राई फॉर्म ऑक्साइड बनेगा, वो तो हाइड्रोक्साइड हो गया BOH3, से पानी निकाल दो B2O3, और जो H+ है वो H- के साथ लग के H2 बनाएगा। ऐसे ही HCl ले लो, तो ये H+ और Cl- है, तो Cl- B3+ के साथ लग के BCl3 और H+ H- के साथ लग के H2। LiH लिथियम हाइड्राइड ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, LiBH4। ओके, ये ध्यान में रखना है, जो BH3 है यहाँ पे लुईस एसिड की तरह काम करता है, H- इसके साथ कोऑर्डिनेटेड हो जाता है, तो ये BH4 बनता है जिसके साथ Li+ अटैच हो जाता है। दूसरा, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया के साथ। तो जब आप अमोनिया के साथ इसको हीट कर दोगे B2H6 को, तो ये बोराजीन बनाएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3H6। B3N3H6 का स्ट्रक्चर भी याद रखना है आपको। बेंजीन में ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन और ये रहते हैं, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट, और हर एक के साथ एक एक H लगा दो, तो एग्जैक्ट बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इसको अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो बोराजीन फॉर्म होगा और H2 मिलेगा हमें। अब उसके बाद जो अभी रिएक्शन यूज़ में है वो यही वाला है। B2H6 को जब आप बिना हीटिंग के नॉर्मल कंडीशन पे
अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन से आप ट्रीट करोगे तो क्या होगा। तो दो तरह से बॉन्ड टूट सकता है, एक है सिमेट्रिकल क्लीवेज जो कि अभी यूज़ हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और 3 डिग्री एमीन में सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, यानी यहाँ से टूटेगा, इसके दो मॉलिक्यूल आएंगे 3 डिग्री एमीन के, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा। जैसे कि ये देखो, ये डायरेक्ट उसी का एनसीईआरटी का रिएक्शन दे दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस BH3 के साथ एक NMe3 लग गया 3 डिग्री एमीन, और दूसरे BH3 के साथ एक लग गया, तो इसलिए 2 मोल बन गए। और ये जो है इसमें बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन वाला कंपाउंड लगा है, इसीलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेम सिमेट्रिकल वाला CO में भी होता है, बस यही BH3 के साथ CO लगा दो, इस BH3 के साथ भी CO लगा दो। बाकी सब में नॉन सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। जब नॉन सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो एक मॉलिक्यूल तो BH4 माइनस प्रोड्यूस होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो BH2 है उसके साथ 2 अमोनिया लगा दो, या 2 1 डिग्री एमीन लगा दो, या 2 2 डिग्री एमीन लगा दो। इस तरीके से होगा, यानी अगर इसको आप अमोनिया से मान लो ट्रीट करते हो, B2S6 को आप अमोनिया या 1 डिग्री ले लेते हैं, RNH2 से ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट एक तो ये बना दो BH4 नेगेटिव, और दूसरा बना दो ये जो BH2 है उसके साथ 2 ऐसे मॉलिक्यूल लगा दो, यानी RNH2 के 2 मॉलिक्यूल लगा दो BH2 के साथ, प्लस ख़त्म। तो यही बन जाएगा इस केस में जब हमारे पास नॉन सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। तो बस इतनी स्टोरी है, पूरा हमने कवर कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, वही सिमेट्रिकल क्लीवेज का था, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट आते हैं, अब बोराजीन देखो, अभी आ गया ना जो हमने किया था बोराजीन, सीधे इनऑर्गेनिक बेंजीन है B3N3H6, सीधा लिखना है, इज़ अ इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसने इन्फॉर्मेशन दे दिया, एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 3 इक्विवेलेंट ऑफ X एंड 6 इक्विवेलेंट ऑफ Y। ये तो एकदम डायरेक्ट वही दे दिया है इसने। ये हो जाएगा B2S6 और ये हो जाएगा अमोनिया, क्योंकि B2S6 को हम अमोनिया से हीट करते हैं। बैलेंस करोगे आप तो यही मोलर रेशियो आएगा 3 और 6 का। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्या कह रहा है, 6 इक्वल टू वाई, X एंड Y आर रिस्पेक्टिवली, तो B2S6 एंड अमोनिया डायरेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, और तो कोई, ये HN3 कर दिया, गड़बड़ कर दिया, बस ख़त्म, यही एक ऑप्शन है, इसी से बोराजीन फॉर्म होता है। नेक्स्ट आते हैं अब इसमें, ये तो थ्योरी वाला स्लाइड है। अब इसमें कह रहा है द मेटल दैट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स पीरियोडिक पोजीशन इज़ क्लोज टू मेटोलॉइड, ये तो सीधा गैलियम। दो चीज़ याद रखना, थर्मोमीटर में हम किसे यूज़ करते हैं, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम हो, बहुत जल्दी, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम हो, और वो लिक्विड के फॉर्म में काफ़ी लंबे रेंज ऑफ टेम्परेचर तक रहे। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, इसीलिए इसे हम हाउस होल्ड थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, हाउस थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। अब इंडस्ट्रियल थर्मामीटर, क्योंकि मरकरी जनरली 200-300 डिग्री पे वेपोराइज हो जाएगा, तो जहाँ पे 1500 डिग्री मेज़र करना है वहाँ पे मरकरी काम नहीं करेगा। तो उस केस में हमें अब दूसरा मेटल चाहिए जो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाए और बहुत लंबे रेंज तक लिक्विड के फॉर्म में बना रहे, यानी ऐसा हो कि लिक्विड तो बन जाए बहुत कम पे, लेकिन बहुत लंबे, जैसे 35 डिग्री पे लिक्विफाई हो जाए, और उसके बाद लंबे रेंज तक वो लिक्विड बना रहे, 2500 डिग्री, 2600 डिग्री, 2000 डिग्री तक लिक्विड बना रहे। क्योंकि होता क्या है, थर्मामीटर का एक्शन ये होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल में एक्सपेंशन होता है, तो उस एक्सपेंशन के बेसिस पे, उसके लिए मेटल अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसका एक्सपेंशन बहुत अच्छे से विजिबल होता है, तो एक्सपेंशन के बेसिस पे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट होता है गैलियम, क्योंकि गैलियम चॉकलेट टेम्परेचर पे, जो चॉकलेट का मेल्टिंग पॉइंट होता है वही गैलियम का है, हाथ में लेकर रगड़ दोगे तो मेल्ट हो जाएगा। तो ये जनरली 35 डिग्री पे मेल्ट होता है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लिक्विड ही रहेगा। ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट है और ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट है, तो इस रेंज में ये लिक्विड रहता है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल थर्मामीटर में हम यूज़ करते हैं। इसीलिए गैलियम ये डायरेक्ट उसी का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज़ लेवल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज रीजन। ठीक है, बोरिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, एकदम करेक्ट। अभी मैं बोरिक एसिड की पूरी केमिस्ट्री भी लेके आता हूँ। बोरिक एसिड इज़ नॉट एबल टू रिलीज H+ ऑन इट्स ओन, ये भी एकदम सही है। इट रिसीव्स OH- आयन फ्रॉम वाटर एंड रिलीजेज H+, बिल्कुल यही तो होता ही है इसका मैकेनिज्म, क्योंकि ये लुइस एसिड होता है, बोरिक एसिड ही यही है, BOH3।
या इसको आप ऐसे लिख सकते हो और H3BO3 बोरिक एसिड। जब आप इसको वाटर से आप ट्रीट करते हो ना, तो वाटर में दो कंपोनेंट होते हैं, H2O, इसको ऐसे बना देता हूँ मैं, OHH। ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा BOH OH OH OH2 प्लस, और बाद में ये फिर BOH OH OH, ये OH और ये होल पे माइनस आ गया और H प्लस फ्री हो गया। यही पूरा मैकेनिज्म है। तो वाटर से नेट इसने OH रख लिया, H प्लस फ्री कर दिया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। लेकिन वीक एसिड के लिए रीज़न, एक मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट मुझे सोचने दो आप। देखो ये थोड़ा सा अब इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी आ गई है, थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रहा है। इसका मैंने अभी आंसर देखा है तो वो ए दिया हुआ है, मैंने आपको आंसर तो बता दिया। वैसे मुझे एम्बिग्यूटी, देखो वीक एसिड मेरे लैंग्वेज में ये होता है कि एक ऐसा एसिड जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करे, यानी इसका 1 मोल ले रहे हो तो इसके 1 मोल से 1 मोल H प्लस रिलीज़ ना हो पाए। अगर इसका 1 मोल ले रहे हो और ये 1 मोल H प्लस इस पूरे रिएक्शन में फॉरवर्ड मूव करके 1 मोल H प्लस रिलीज़ कर दे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर आप इसका 1 मोल ले रहे हो और बहुत कम फ्रैक्शन में ये H प्लस दे रहा है तो ये वीक एसिड होता है। तो इसने तो इसका मैकेनिज्म बताया कि कैसे H प्लस रिलीज़ कर रहा है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में रिलीज़ कर रहा है ये इस स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो रहा है। तो स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से बी, लेकिन इसका आंसर एक्चुअल में जिस सोर्स से मैंने क्वेश्चन पिक किया उसमें ए दिया हुआ है। तो अभी आपको डिसाइड करना है क्या है। अब मैं आता हूँ, ये स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। अब मैं बोरिक एसिड की पूरी केमिस्ट्री लेके आता हूँ। देखो बोरिक एसिड एनसीईआरटी ने इतना ही दिया। सबसे पहले ये सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, सोपी टच, जैसे साबुन आप टच कर लो तो हाथ कैसे थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, तो वैसे ये सोपी टच होगा। ये रहा जो अभी मैंने लिखा, BOH3 पानी से OH ले लेता है और H प्लस फ्री कर देता है। ये एकदम एनसीईआरटी का है, इसीलिए इसका एन फैक्टर भी 1 होता है, यानी इसकी एसिडिटी 1 होगी, सॉरी एसिड है ना, बेसिसिटी 1 होगी इसकी। अब आते हैं इसके प्रिपरेशन को। तो देखो बनाते हैं इसको बोरेक्स से, ये बोरेक्स है, बोरेक्स Na2B4O7। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, Na2B4O7.10H2O, ये होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला बोरेक्स का। तो मैंने डिहाइड्रेटेड फॉर्म लिख दिया। इसको जब आप HCl से ट्रीट करोगे तो H2B4O7 बनेगा, सोडियम की जगह H लग गया। इसमें जब आप पानी डाल दोगे तो ये बनाता है बोरिक एसिड, H3BO3। सिमिलरली BCl3 की आप हाइड्रोलाइसिस कर दो तब भी आपको H3BO3 और HCl मिलेगा। बोरोन नाइट्राइड की भी आप हाइड्रोलाइसिस कर दो तो H3BO3 और अमोनिया मिल जाएगा। किसी भी नाइट्राइड को वैसे हम करते हैं तो अमोनिया मिलता है और हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये हो गया। अब देखो ये वीक एसिड क्यों है, क्योंकि आप NaOH वगैरह से ट्रीट करोगे तो ये पूरा का पूरा फॉरवर्ड नहीं जा पाता है। तो H3BO3 प्लस NaOH ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, NaBOH होल 4 वही चीज़ किया इसने, इसके साथ कोऑर्डिनेट बना लिया तो BOH होल 4 माइनस इसके साथ Na प्लस अटैच हो गया। इसको सोडियम मेटाबोरेट पुअर ईल्ड आता है, लेकिन इसका गुड ईल्ड हमें मिल सकता है अगर हम कोई डाईऑल यूज़ कर लें, जैसे कि OH, ये सिस डायोल, ये सिस डायोल, ये ग्लाइकॉल सिस डायोल, जिसमें OH एक साइड में हो। इससे क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना BOH होल 4, ये B 4 OH लगे हुए हैं BOH होल 4, इसके साथ ये जो सिस डायोल है ये H2O हटा के चिलेट फॉर्म कर देगा। तो ये रहा इसका चिलेट बन गया, साइक्लिक फॉर्म, और इस चिलेट के कारण ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, वेरी स्टेबल, चिलेट हैंड स्टेबल। यही स्टोरी है, ये जो स्टेबिलिटी है इसको पूरा का पूरा फॉरवर्ड मूव कराता है और हमें एक शार्प एंड पॉइंट मिल जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा, थोड़ा सा रिएक्ट किया बाकी रिएक्ट नहीं किया, तो जैसे हम इसके प्रेजेंस में, ग्लाइकोल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक शार्प एंड पॉइंट मिल जाता है। अगला इस पर हीटिंग इफेक्ट दिया हुआ है, H3BO3 को 370 केल्विन तक हीट करो। जैसे ही हीट करोगे तो पहला वाटर का मॉलिक्यूल निकला और HbO2 मिल गया। इसको अगर आप फर्दर हीट करोगे तो जो बचा हुआ 2 मॉलिक्यूल लेके पानी निकाल दो और ये B2O3 इसका ऑक्साइड बन गया। तो ये हीटिंग इफेक्ट भी जानना है। जनरली बहुत बार ना ये सब टेम्परेचर पूछ देता है जो NCERT मेंशन करता है, तो NCERT ने यहाँ पे इसके हीटिंग के लिए 370 केल्विन मेंशन किया हुआ है, जिसमें मेटाबोरिक एसिड फॉर्म होता है। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इतना था इसके बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा, कह रहा था क्लोराइड ऑफ B and Al
हैव Cl bridge structure, both are soluble in organic solvent and act as Lewis base। भाई इसने गलती कर दी। यस, ये तो करेक्ट है कि ये ब्रिज स्ट्रक्चर होता है, जैसे BCl2 आप ले लो, ये इस ब्लॉक में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार मैंने बताया है। तो ये पॉलीमेरिक नेटवर्क बनाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की शेयरिंग से 4 पूरा हो गया, तो इसको 8 पूरा करना है, तो ये इसके साथ और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये वाला इसके साथ और पिछले वाले के साथ, और ये इसके साथ पिछले वाले के साथ, और इस ढंग से एक नेटवर्किंग चलती चली जाएगी होल N। तो ये जो Cl है ये सारे ब्रिज्ड हैं, ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। यही चीज़ Al में भी होता है, लेकिन Al में सिर्फ डाइमर बनता है क्योंकि Al को सिर्फ एक पेयर की ज़रूरत है। तो Al क्या करता है, अपने ही जैसे दूसरे AlCl3 को ढूंढेगा, ये इससे डिमांड करेगा, ये इससे डिमांड करेगा, फाइनली इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये डाइमर बनाता है, बट इसमें भी ब्रिज्ड है। तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ आर सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉलेबल हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देखो, अगर आप ईथर वगैरह लेते हो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं तो बिल्कुल ये सॉलेबल होंगे, क्योंकि जैसे AlCl3 है, ईथर टाइप का ले लो तो ये सॉलेबल हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। तो इसीलिए सॉलेबल है क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये सॉलेबल हो जाएगा। लेकिन इसने गड़बड़ कर दिया, ये सारे के सारे लुईस एसिड हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे AlCl3 आप ले लो भाई, इसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट ना होने के कारण वैकेंट p ऑर्बिटल है, सॉरी ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये वैकेंट 3p है। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल के कारण ये लुईस एसिड है, ना कि लुईस बेस, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है हाइड्रोक्साइड ऑफ B and Al डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ अल्कली टू गिव बेराइलेट एंड एल्यूमिनेट आयन। एकदम सही है, एल्युमिनियम वाला तो सबको पता होता है, बेरिलियम वाला कॉमन नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम और बेरिलियम में डायगोनल रिलेशनशिप है, तो जो एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी होगी वही इसका होगा। तो जो एल्युमिनियम वगैरह है, अगर आप इसको Na से ट्रीट कर दोगे या इसके कंपाउंड को भी, तो NaAlO2 बनाएगा, ये हमें पता है। तो इसका जो हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड कुछ भी आप ले लो, Al2O3 ले लो या AlOH3 ले लो, ठीक है, ये सब जेल वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं और बहुत ही कॉमन रिएक्शन होता है इसका। ये NaOH वगैरह के साथ ये NaAlO2 बना देगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट। तो बेरिलियम भी ऐसे ही बनाएगा, जैसे ये एल्यूमिनेट बना रहा है वैसे ये बेराइलेट बनाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, given below are two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R। अब कह रहा है बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3- ये तो ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि बोरॉन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है सेकेंड पीरियड का। अगर इसके चारों तरफ आप 6 फ्लोरीन लगा दोगे तो भाई इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये देखो। तो 6 फ्लोरीन के कारण हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से एक्सपेंड कर पाएगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, कोई भी इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो इसीलिए ये फॉर्म नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है। तो साइज ऑफ B इज़ वेरी स्मॉल, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बोथ आर करेक्ट हम मार्क करेंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन तो ये है कि अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है बिकॉज इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। ट्रू फॉल्स, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यस बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, अब आ रहा है व्हेन बोरेक्स इज हीटेड विथ कोबाल्ट ऑक्साइड, ये बोरेक्स बीट टेस्ट आ गया, देखते ही ब्लू कलर आता है, ठीक है, और मेटाबोरेट बनता है, कोबाल्ट मेटाबोरेट, बी ऑप्शन करेक्ट। अब कहानी है कि ये है क्या, तो एक बार इसकी थ्योरी पे मैं लेके आता हूँ आपको। ये रहा बोरेक्स, इतना ही NCERT ने दिया हुआ है। पहले तो आपको 2-3 बार ट्राई करना है बोरेक्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक बार मैं आपको बना के बताता हूँ क्या करना है आपको। बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन, 4 बोरॉन 4 ऑक्सीजन को अल्टरनेट अरेंज करके आप देख लो 8 मेंबर की रिंग बना दो।
उसके बाद ऊपर नीचे वाले के बीच में ऑक्सीजन का लिंकेज दे दो और बाकी सभी पे OH बैठा दो। यहाँ पे OH बैठाओगे तो कोऑर्डिनेट लेना होगा क्योंकि 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं इसके। यहाँ 3 बॉन्ड नहीं हुए थे तो ये नॉर्मल बॉन्ड से आया, वैसे ही ये नॉर्मल बॉन्ड से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसमें माइनस आएगा। इसी को काउंटर करने के लिए Na2 अटैच्ड होता है और .8H2O, भूलना नहीं है ये। 8 मेंबर के रिंग ऑक्सीजन से जोड़ दो, कोऑर्डिनेट, नॉर्मल बॉन्ड, ख़त्म। ये बोरेक्स है, पहला तो वही मैंने यहाँ पे बनाया है स्ट्रक्चर। अब उसके बाद बोरेक्स के बारे में क्या क्या है। सबसे पहला चीज़ बोरेक्स बीड टेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी यूज़ हुआ है। ये रहा Na2B4O7.10H2O, इसको हीट कर दिया तो Na2B4O7 बना, पानी निकला, और हीट किया तो NaBO2 एंड B2O3, यही है मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 फॉर्म हुआ है। ये वाइट कलर का बीड होता है, दिस इज़ वाइट बीड। ओके, इस वाइट बीड को सॉल्ट में हम टच करते हैं, जिसकी एनालिसिस करनी होती है, उसके बाद हीट करते हैं तो कलर आ जाता है। ओके, अब होता क्या है, ये जो B2O3 कॉम्पोनेंट है, ये मेटाबोरेट तो रहेगा ही रहेगा, ये B2O3 ये जो भी मेटल्स आप ले रहे हो उसके साथ उसका मेटाबोरेट बना देता है। तो यही है, ये Mn लिखा हुआ है, हो सकता है ना दिख रहा हो आपको ढंग से। Mn है, Cr2O3 है, NiO है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड इसके साथ B2O3 रिएक्ट करेगा, कोबाल्ट मेटाबोरेट BO2 जो होता है ना, जैसे यहाँ से सोडियम मेटाबोरेट इसका नाम है, तो Na+BO2 नेगेटिव, यही होता है। तो अब कोबाल्ट है, इस पर 2+ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इस पर कोफिशिएंट 1 और BO2 का होल 2 लगेगा। ऐसे ही निकल है, NiBO2 होल 2 B लिखा हुआ है, ब्राउन, MnBO2 होल 2 पिंक एंड ग्रीन, यही है बोरेक्स बीड टेस्ट। इसके अलावा ये चीज़ आप ध्यान रख लो, इसको जब आप पानी में डिज़ोल्व करोगे तो एक वीक एसिड H3BO3 जो कि ऑर्थोबोरिक एसिड था, अभी पूरा डिस्कस किया है क्वेश्चन में, एंड NaOH बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ओवरऑल ये जो पूरा सोल्यूशन होता है ये बेसिक हो जाता है, ओवरऑल बेसिक यही लिखा हुआ है। तो पहले तो यही पूछा जाता है कि बोरेक्स का एक्वा सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, तो ये ओवरऑल बेसिक होता है। तो अब अगर बेसिक है तो HCl से ये रिएक्ट करेगा, तो इसको जब आप HCl से ट्रीट करोगे तो ये तो एज इट इज़ रह गया, और जो NaOH है वो HCl से रिएक्ट करके NaCl दे देता है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा जब हम इसको HCl से ट्रीट करेंगे। तो इतना ही बोरेक्स है, इसमें से ये वाला पार्ट पूछा गया है इसमें। तो स्टोरी ख़त्म हो गई बोरेक्स की, और ये आ गया हमारे पास मेटाबोरेट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं अब, अच्छा ओवर ख़त्म हो गया, ये लास्ट था हमारा, यानी टोटल 8 क्वेश्चन हमने कवर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस ढंग से आप रिकैप करते रहो। जिनका परसेंटाइल कम भी आया, घबराओ नहीं, देखो कंसिस्टेंटली आप लगे रहो। और सिर्फ करंट, मैंने देखा है लोगों में, सारे स्टूडेंट्स में ये ट्रेंड रहता है कि जो करंट ईयर का है वो कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो कि किसी भी हालत में पिछले 3 साल का तो करना ही होगा आपको। 3 साल का PYQ, जैसा हाइड्रोजन किया तो 1 साल का नहीं करना है, आपको 3 साल के करने हैं PYQs। उसमें जो जो थ्योरीज मिले हैं उसको एक कॉपी में आप लिख लो, बस उसको आप रिकैप करते रहो, देखो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ रिपीट होते हैं मेंस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स मच फॉर द टुडे।